अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में इस टाइम पर देखेंगे तो इंडिया के अलावा एज सच कोई ज़्यादातर कंट्री नहीं बची है जहाँ पे वाइटल या फिर बड़ी स्केल पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा हो। जी हाँ, क्या नेपाल भी बन जाएगा बांग्लादेश की तरह? क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ और पैटर्न दिखने को मिल रहे हैं। हाल ही में हुआ नेपाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, इतने सालों में इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा नहीं गया था और ये प्रोटेस्ट किया गया हमारी यूथ के साथ। और इस प्रोटेस्ट को करने वाले थे यूथ के लोग। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं, लोग जो 18 साल से 29 इयर्स के बीच में थे, मैक्सिमम लोग वो आए इस प्रोटेस्ट के अंदर अपने लिए आवाज उठाने के लिए। जी हाँ, हुआ क्या कि दरअसल 26 अगस्त को नेपाली गवर्नमेंट ने बोला कि हम उन सारे सोशल मीडिया एप्स को बैन करेंगे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ रजिस्टर नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके वजह से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं। दूसरी चीज, मिसलीडिंग खबरें फैल रही हैं, फेक न्यूज आ रही है और काफी कंट्री को एक तरीके से लॉस भी हो रहा है। एक हफ्ता का टाइम दिया नेपाली गवर्नमेंट ने और ट्विट और टिकटॉक और दो तीन और ऐप्स को छोड़ के एज सच किसी ने भी रजिस्टर नहीं कराया, जिसके बाद से अगस्त 4 को आता है नेपाली गवर्नमेंट का ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट, जहां वो 26 ऐप्स को बैन कर देते हैं नेपाल से। सोचिए, आप एकाएक दिन आप सुबह सो के उठे और आपकी सबसे पहली आदत है कि आप सोशल मीडिया चेक करते हो और आपको पता चला कि गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन कर दिया है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बिना आजकल क्या ही जिंदगी होती है। कोई भी जिंदगी नहीं होता, आपका ऑफिस उस पर डिपेंड कर रहा होता है, आपके वर्क कॉल्स उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, फैमिली कॉल्स होते हैं, कनेक्टिविटी होती है। इस पूरी चीज की वजह से आप सिर्फ, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही नहीं कनेक्ट कर पाओगे, पर आप अपने घर के अंदर भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर मैं बोलूं अपने खुद के देश में भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आपकी मौसी को कॉल करना है जो कि आपके ही क्या कहते हैं, इंडिया में ही वही दूसरी सिटी में है, तो आजकल लोग वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पूरे सिस्टम के अंदर इतना ज्यादा इन्फ्यूज हो चुके हैं, इतना ज्यादा हमारे लाइफ का एक पार्ट हो चुके हैं कि अगर एक कंट्री के अंदर वही बैन कर दी जाए तो वो कंट्री का एक करेगी क्या? अब देखिए, व्हाट्सएप वगैरह बहुत सी कंट्रीज में बैन हुआ है, पर एक चीज समझिए, वहां पे एक ऑल्टरनेटिव ऐप भी आते थे, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पर नेपाल ने कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाया, कोई एग्जीक्यूशन, कोई चीजें, कोई नया ऐप कुछ भी नहीं बनाया। बस स्ट्रेट अवे सीधे 26 ऐप्स को बैन कर दिया। जी हाँ, इस खबर को सुन के जो हमारा यूथ था नेपाल का, वो सड़कों पे चला आया, उन्होंने काफी हद तक प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट भयावह स्थिति में आ गया। जी हाँ, वो प्रोटेस्टर पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे और जैसे ही वो पार्लियामेंट पे पहुंचे, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ओपन फायरिंग। जी हाँ, जो भी कोई आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो एक अटैक करने की पोजीशन में या कुछ भी है, ओपन फायर कर दो, जिसके अंदर करीबन 20 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है अगर आप देखिए तो। उसके बाद से कितने लोग घायल हुए हैं उसकी तो कोई आपका नंबर नहीं है, आशंकाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो लोगों का गुस्सा था नेपाल के प्रति, नेपाली गवर्नमेंट के प्रति, कि आप ये सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपना करप्शन छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, ऐसा नेपाल की यूथ ने नेपाल के गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाए। जी हाँ, हाल फिलहाल बहुत दिनों से नेपाल में अगर आप देखिए तो जेंजी वर्सेस नेपो किड का जो पूरा क्या कहते हैं, एक हेट्रेड वाला माहौल चल रहा था और पूरी ट्रेंड कर रहे थे उनके सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहां पे आम आदमी है, उसे ऐसा लगता है कि नेपो किड्स जो आपके होते हैं वो करीबन वो लोग होते हैं जिनके घर वाले कोई सेलिब्रिटी होते हैं, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनको नेपाल में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और जेनजी आपके स्टार्ट होते हैं जो 1997 से 1997 से लेके अर्ली बिफोर 2010 जो लोग बॉर्न होते हैं, ये करीबन उस टाइम के बाद उन प्रातः काल के बीच में जो लोग पैदा होते हैं उनको जेनजी कहते हैं। तो इन दोनों ही लोगों में वर्सेस चल रहा था कि आम जेनजी इंसान या फिर आम इंसान, आम यूथ
को उतनी अपॉर्चुनिटी नेपाल में नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पर नेपाल के यूथ को। और नेपो किड्स आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके पापा पॉलिटिशियन है, जिसके पापा हाई फाई डॉक्टर हैं, जिसके पापा ये हैं, अलाना हेन टेन, उनको अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिल ही जा रही हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी और कंट्री में होता तो ये चीज कितनी भयावह होती, लेकिन जस्ट बिकॉज नेपाल में हुआ है, तो नेपाल में अगर आप देखिए वहां पे बहुत हद तक कहते हैं नेपालियों की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि आधे लोग अलग अलग जगहों पे जाके बस चुके हैं। अपने फैमिली मेंबर को आपको कॉल करना है, चीजें करनी है, आप कैसे करोगे? और ये प्रोटेस्ट एक तरीके का प्रतीक था कि कैसे नेपाल का यूथ एकदम से बौखलाया हुआ है इन सब चीजों के ऊपर, नेपाली गवर्नमेंट की हार के ऊपर, नेपाली गवर्नमेंट के करप्शन के ऊपर। कितने सालों से वो परेशान है कि आज वो ऐसे बर्स्ट आउट होकर आया है। अगर आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर आप ग्लोबल डोमिनेंस से देखिए, तो आप समझिए कि अगर ये सारे जो प्रोटेस्ट लाइन से होते गए, पहले श्रीलंका के अंदर हमने ये पैटर्न देखा, अब फिर हम सिमिलर पैटर्न बांग्लादेश में हमने देखा। वजह जो 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 भी कुछ हो, पर ये सारे भयावह प्रोटेस्ट हैं जिसकी वजह से कंट्रियां डूबने लगी हैं ऑलमोस्ट। और अब इस टाइम पे हम नेपाल में भी इतना भयावह प्रोटेस्ट देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, अगर आप समझिए इन सारे देशों के अंदर, ये काफ़ी एक्टिव हो चुकी हैं। इनमें काफ़ी ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी एनजीओज़ होते हैं, जो इन चीज़ों को लीड करते हैं। और उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ हक की बात नहीं होती है, उसके बीच में और भी काफ़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं, और भी काफ़ी करप्शन, काफ़ी तरीकों के, एक तरीके की बैड इंटेंट भी कुछ आपको कुछ और करा देते हैं। वैसे ही एक ग्रुप आपका नेपाल में भी था, जिसने आपका क्या कहते हैं पार्लियामेंट की जिसने एक पूरा ग्रुप बनाया, जिसके अंदर उन्होंने पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और यूथ तक पहुंचाया, और उन्हें पूरा लीड किया कि आपको कैसे आना है, क्या करना है, ये सब कुछ। और इसकी वजह से प्रोटेस्ट और भयावह हुआ। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये एक तरीके से अगर आप सोच रहे होंगे कि वो एक कोइंसिडेंस है या फिर एकदम से आउटरीच आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोटेस्ट पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ हुआ, और आप मानेंगे नहीं, इन सब चीजों के बाद से अब लोगों को और फिर इस इन सारे ग्रुप्स को कोको कोला, वाइबर जैसी कंपनीज फंड कर रही है कि आप ऐसे प्रोटेस्ट करो। ये जो सोशल मीडिया बैन हुआ है, ये सही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट कहाँ करेंगी? नेपाल भी एक बहुत अच्छा मार्केट का सोर्स है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग अपना मार्केट देखते हैं इस टाइम पे। सोशल मीडिया बैन की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों को परेशानी नहीं होगी, पर जो आपके यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं, जो कैंपेन्स चलाते हैं, चीज़ें करते हैं, उनका भी उतना ही लॉस होगा। इन सारी बड़ी कंपनीज़ का लॉस होगा ही होगा, अगर आप ट्रेड और बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें तो। दूसरी ओर आप अगर क्या कहते हैं, ये पूरी चीज़ और पूरी सिनेरियो समझे, तो इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की गलती थी। आप एकाएक कंट्रीज़ के अंदर बैन नहीं लगा सकते। हालाँकि आज की जो खबर आई है उसके हिसाब से अब इतना जो बड़ा भयावह प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद से नेपाली गवर्नमेंट ने आपके बैन्स हटा दिए। तो ये पूरा ही बहुत अब्रप्ट एग्ज़ीक्यूशन अगर आप देखिए तो था चीज़ों का, जिसमें ज़्यादा थॉट नहीं दिया गया। ऐसे लगा एक वार्निंग दे दी बस कि रजिस्टर करो, चीजें करो, बस हो गया, और बाकी चीज खत्म। और किसी ने नहीं किया तो बैन कर दिया। इस चक्कर में ये प्रोटेस्ट इसलिए इतना भयावह हुआ क्योंकि इसमें करीबन 20 लोगों की मौत हो गई। ये जो जख्म था, ये सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं रह गया, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके करप्शन के खिलाफ चीजें और भयावह ना होते हुए दिखे बस। अगर क्योंकि ये भयावह गया, तो ये कहीं बांग्लादेश से नीचे की बात नहीं करेगा, क्योंकि आजकल आप अगर प्रोटेस्ट के पैटर्न देखेंगे तो प्रोटेस्ट ब्रूटल होता जा रहा है। शांति प्रोटेस्ट जैसा कुछ रह ही नहीं गया है। लोग सीधे गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सीधे अटैक करने की सिचुएशन या स्टेटस पे आ जा रहे हैं। वो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पीएम हैं और बड़े बड़े नेताएं हैं, उनके घरों में घुस जा रहे हैं। तो ये सब लोग इस टाइम पर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं। ये सब कुछ कब और क्या होगा नेपाल के अंदर,
इसका अब कोई भी अंदेशा नहीं है। ये सोशल मीडिया बैन के बाद से अगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ जो नेपाल में बहुत शॉकिंग हुई है, वो ये है कि सबसे पहला वीपीएन का क्या कहते हैं नोटिफ़िकेशन आया, या वीपीएन ने अभी निकाला एक रिपोर्ट जिसमें इस प्रोटेस्ट के बाद से 6000 से भी ज़्यादा 6000% से भी ज़्यादा यूज़र्स इस टाइम पर वीपीएन डाउनलोड करके नेपाल में फिर ये सारे ऐप्स चला रहे हैं। अब आप देखिए वीपीएन से आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, पर वीपीएन आपके लिए इतना सिक्योरिटी वाली जगह नहीं है। आपका डेटा ऑलरेडी, अभी हमने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी कि कैसे आपका गूगल डेटा आपका स्टील कर रहा है। इस पूरे टाइम में अगर इतने लोग वीपीएन यूज करके चीजें करेंगे, वो सोशल मीडिया चलाएंगे, तो वो काफी भयावह हो सकता है। एक कंट्री के साइबर के कहते हैं इंफॉर्मेशन या साइबर हेल्थ के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। तो अब तो ख़ैर क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने हटा दिया है, पर ये जो पूरी आग और लौ जगी हुई है स्टूडेंट्स के अंदर, और एनजीओज़ जिस हिसाब से एक्टिव हो रहे हैं, इन एनजीओ को करीबन, जो अभी मैं एनजीओ बता रही थी आपको, उसको करीबन 20 करोड़ नेपाली डॉलर नेपाली रुपीस में आपका क्या कहते हैं उन्हें फंडिंग आई है। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो करीबन 12 करोड़ से भी ऊपर का कुछ अगर अमाउंट आपके सामने आ सकता है। इतनी हद तक फंडिंग हो रही है। यहाँ पे फंडर्स की भी कमी नहीं है। जहाँ पे पैसों की कमी नहीं होते, लोग और प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट करते हैं। क्या नेपाल भी गिर जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के तरह? क्या कोई बड़ा सैलाब आने वाला है नेपाल के अंदर? इन सब चीजों के लिए आप हमारे चैनल एबीसी हिंदी पर बने रहिए। प्रोटेस्ट की खबरें और चीजें हम अपने चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमने जियो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे पहले भी सारे वीडियोस बनाए हैं, प्लीज जाके देखिए, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नेपाल में रहता है तो एक बार जरूर कॉल करके पूछ लेना कि वो सलामत है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। स्टे ट्यून्ड। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।